गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। आज हम लोग चैप्टर 4 इवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज पार्ट 3 में हम लोग पढ़ते हैं एविडेंसेस फॉर द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या कार्बनिक क्रम विकास के सिद्धांत का प्रमाण। हम लोग प्रमाणित करेंगे कि क्रम विकास हुआ और सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण हुआ। तो पहला एविडेंस मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस या शारीरिक तुलना के रचना के आधार पर प्रमाण। हम लोग विभिन्न वर्ग के प्राणी, मेरुदंडी वर्ग के विभिन्न वर्ग के प्राणी की शारीरिक रचना का तुलना करेंगे। जैसे मत्स्य वर्ग मछली, उभयचर वर्ग का उदाहरण मेढक, सरीसृप वर्ग का प्राणी सांप या मगरमच्छ, नवचर वर्ग के प्राणी जैसे पक्षी, स्तनपायी वर्ग का प्राणी जैसे मनुष्य। इन सब वर्गों के जो प्राणी हैं, मछली, मेढक, सांप, पक्षी या मनुष्य, सबके शरीर के अगर बाह्य रचना का तुलना करें तो सबके शरीर की बाह्य रचना बिल्कुल अलग है एक दूसरे से। इसका मतलब ये प्राणी सब अलग अलग वातावरण में रहते हैं, किंतु जब इनके शरीर की आंतरिक रचना जैसे मस्तिष्क या हृदय की तुलना का अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि मछली का हृदय सरल है और इस मछली के सरल हृदय से मैमल्स, स्तनपायी या एप्स, नवचर वर्ग के हृदय के प्राणी के हृदय का विकास हुआ। मछली में हृदय की रचना सरल थी और जैसे जैसे जीवों का विकास होता गया हृदय की रचना जटिल होती गई और हृदय का विकास इस क्रम में हुआ ताकि शुद्ध और अशुद्ध रक्त का परिवहन अलग अलग हो सके। तो हम लोग मछली के हृदय की रचना को देखें तो मछली के हृदय में सिर्फ 2 प्रकोष्ठ है, 2 चैम्बर या 2 कक्ष हैं, एक आलिंद या ऑरिकल और एक निलय या एक वेंट्रिकल। और मछली के हृदय में हमेशा अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, इसलिए मछली के हृदय को हम लोग कहते हैं वेनस हार्ट। मछली के हृदय में आलिंद में सबसे पहले अशुद्ध रक्त आता है, ऑरिकल में सारे हृदय शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय के सबसे पहले साइनस वेनोसस में आता है और साइनस वेनोसस उस अशुद्ध रक्त को सबसे पहले आलिंद या ऑरिकल में डालती है। ऑरिकल उस अशुद्ध रक्त को वेंट्रिकल में भरता है और वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में जाती है और जब गिल्स या गलफड़ के पास जाती है जो मछली का श्वसन अंग है तो वहाँ पर जाकर के अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है गिल्स से ऑक्सीजन को ले लेती है और रक्त शुद्ध हो जाता है और फिर वो शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में जाता है। हम लोग पढ़े मत्स्य वर्ग से उभयचर वर्ग की उत्पत्ति हुई। उभयचर वर्ग का उदाहरण मेढक, दोनों के शरीर की बाह्य रचना अलग, किंतु जब हम मेढक का हृदय को देखते हैं तो मेढक का हृदय कह सकते हैं मछली के हृदय से विकसित हुआ, किंतु धीरे धीरे विकास के क्रम में हृदय में जटिलता आ रही है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग परिवहन हो सके। तो मेढक के हृदय में हम लोग देख रहे हैं हृदय के ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं आलिंद और निचली भाग को कहते हैं निलय। मेढक के हृदय में हम लोग देख रहे हैं आलिंद 2 भागों में पूर्ण रूप से बंट गया। दोनों आलिंद के बीच में जो दीवार है जो आलिंद को 2 भागों में बांटती है, इस दीवार को कहते हैं अंतःनिलयक भित्ति। जो आलिंद को या ऑरिकल को 2 भागों में बांट दी, जो आलिंद बाईं तरफ है उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल या बायां आलिंद और जो आलिंद दाहिनी तरफ है उसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑरिकल या दायां आलिंद। आलिंद पूर्ण रूप से 2 भाग में बंट गया किंतु निलय एक ही है, यानी मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ या चैम्बर हो गए? 3, 2 आलिंद और एक निलय। निलय 2 भागों में नहीं बटा है, निलय एक ही है। तीनों चैम्बर का या कक्ष का नाम लेफ्ट ऑरिकल, बायां आलिंद, राइट ऑरिकल, दायां आलिंद और एक निलय या एक वेंट्रिकल। अब देख रहे हैं शुद्ध और अशुद्ध रक्त कैसे अलग हो रहा है, कहाँ कहाँ अलग हो रहा है। तो बाएं आलिंद में लेफ्ट ऑरिकल में हमेशा शुद्ध रक्त आता है और शुद्ध रक्त लाती है पल्मोनरी सिरा फेफड़े के पास से और उसे बाएं आलिंद में भरती है
और उसी समय दाहिने आलिंद में अशुद्ध रक्त आता है और दाहिने आलिंद में अशुद्ध रक्त ला कौन रहा है, शरीर के विभिन्न भागों से शिराएं इकट्ठा करती है और दाहिने आलिंद के ऊपर से जुड़ी हुई है 2 अग्र महाशिरा और नीचे पश्च महाशिरा। शरीर की सभी शिराएं अशुद्ध रक्त को डालती है 2 अग्र महाशिरा में और नीचे पश्च महाशिरा में, और दोनों अग्र महाशिरा या पश्च महाशिरा अशुद्ध रक्त को डाल रही है दाहिने आलिंद में। तो जिस समय बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त आता है उसी समय दाहिने आलिंद में अशुद्ध रक्त भरता है। और आलिंद और निलय के बीच में कपाट होती है, उसे हम लोग बोलते हैं आलिंद निलयक कपाट। जब दोनों आलिंद भर जाता है रक्त से, बायां आलिंद शुद्ध रक्त से, दायां आलिंद अशुद्ध रक्त से, तो दोनों आलिंद में संकुचन होता है, जिससे आलिंद और निलय के बीच का कपाट आलिंद निलयक कपाट खुल जाता है और बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त निलय में आ जाता है और दाहिने आलिंद से अशुद्ध रक्त भी निलय में आ जाता है, जिससे निलय में मिश्रित रक्त हो भर जाता है और मेढक के हृदय से मिश्रित रक्त ही महाधमनी ले जाती है एओर्टा और उसे शरीर के विभिन्न भागों में प्रवाहित करती है। तो मेढक के हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में मिश्रित रक्त का परिवहन होता है, इसलिए मेढक के हृदय को मिक्स्ड हार्ट कहते हैं और इसके हृदय में 3 चैम्बर या 3 कक्ष पाए जाते हैं। अब हम लोग देख लें उभयचर वर्ग से विकसित हुआ सरीसृप या रेप्टाइल वर्ग का प्राणी। हम लोग उदाहरण में सांप और मगरमच्छ को मेंशन कर रहे हैं। तो हम लोग सरीसृप का हृदय देखते हैं, तो सरीसृप के हृदय में कितना कक्ष या चैम्बर दिखाई दे रहा है, 3.5 3.5 चैम्बर। आलिंद पूर्ण, उस हृदय के ऊपरी भाग को आलिंद कह रहे हैं। आलिंद पूर्ण रूप से 2 भाग में बढ़ गया, अंत आलिंदीय भित्ति या दीवाल के द्वारा, अंत आलिंदीय भित्ति के द्वारा, और निलय में भी अंत निलयक भित्ति बनी किंतु पूरी नहीं बनी, आंशिक रूप से निलय 2 भाग में बटा है। आलिंद के दोनों भाग को क्रमशः क्या कहते हैं, लेफ्ट ऑरिकल या बायां आलिंद, दाहिना आलिंद या राइट ऑरिकल जो राइट की तरफ सिचुएटेड है। उसी तरह से निलय आंशिक रूप में बटा 2 भागों में, अंतः निलयक भित्ति के द्वारा, पूरी तरह से 2 भागों में नहीं बटा, इसलिए रेप्टाइल्स का हृदय में 3.5 चैम्बर यानी 3.5 चैम्बर। अब देखें शुद्ध और अशुद्ध रक्त कहाँ पर अलग होता है। तो बाएं आलिंद या लेफ्ट ऑरिकल में शुद्ध रक्त आता है, कौन लाती है, पल्मोनरी सिरा। कहाँ से लाती है, फेफड़े के पास से पल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त को ला करके बाएं आलिंद या लेफ्ट ऑरिकल में भरती है। उसी समय राइट ऑरिकल या दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त आता है। अब अशुद्ध रक्त कहाँ से आ रहा है, तो सभी सिराएं अशुद्ध रक्त को लाती है 2 अग्र महाशिरा में और पश्च महाशिरा जो दाहिने आलिंद से जुड़ी हुई है उसमें डालती है, और दोनों अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा शरीर के सभी अशुद्ध रक्त को दाहिने आलिंद या राइट ऑरिकल में भरती है। आलिंद और निलय के बीच में जो कपाट है आलिंद निलय कपाट, जब दोनों आलिंद रक्त से भर जाता है, बायां आलिंद शुद्ध रक्त से, दायां आलिंद अशुद्ध रक्त से, तो दोनों आलिंद संकुचित होते हैं। तो आलिंद और निलय के बीच का जो कपाट है एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व या आलिंद निलय कपाट, ये खुल जाता है और बाएं आलिंद का अशुद्ध रक्त निलय जो आंशिक रूप से 2 भाग में बटा था, तो थोड़ा दूर बायां निलय कह सकते हैं, और दाहिने आलिंद का अशुद्ध रक्त आता है दाहिने निलय में, किंतु निलय पूर्ण रूप से बटा हुआ नहीं था, इसलिए ऊपर में जाकर के ये रक्त फिर मिश्रित हो जाता है और सरीसृप के हृदय से फिर ये मिश्रित रक्त निलय से महाधमनी या एओर्टा ले जाती है और शरीर के पूरे भागों में मिश्रित रक्त या मिक्स्ड ब्लड का परिवहन करती है। मिक्स्ड ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का परिवहन करती है। तो सरीसृप का हृदय भी थोड़ा विकसित हो गया, इसमें 3.5 चैम्बर। शुद्ध और अशुद्ध रक्त आलिंद में तो पूरी तरह से अलग और निलय में आंशिक रूप से अलग, बाद में मिश्रित, और पूरे शरीर में मिश्रित रक्त का परिवहन हो रहा है। किंतु सरीसृप में मगरमच्छ में हमको दिखाई देता है हृदय में 4 प्रकोष्ठ, बाकी सभी रेप्टाइल्स में हृदय में 3.5 चैम्बर पाए जाते हैं। सरीसृप वर्ग से विकसित हुआ नभचर और स्तनपायी वर्ग के प्राणी। नभचर और स्तनपायी वर्ग के प्राणी का हृदय, एप्स और मैमल्स का हृदय काफ़ी विकसित है। उसमें हृदय में 4 चैम्बर या 4 कक्ष या प्रकोष्ठ और शुद्ध और अशुद्ध रक्त पूर्ण रूप से अलग
अलग ढंग से प्रवाहित, दोनों अलग अलग परिपथ में प्रवाहित, कहीं भी शुद्ध और अशुद्ध रक्त एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं और हृदय का इस तरह से विकास हो गया और शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग परिपथ में प्रवाहित होने लगे। कैसे देख लेते हैं। एप्स और मैमल्स का हृदय मछली से विकसित हुआ और उससे सबसे ज़्यादा विकसित हृदय है सभी प्राणियों के हृदय से। कैसे, वो देख लें। हृदय के ऊपरी भाग को कहते हैं आलिंद और निचले भाग को कहते हैं निलय। आलिंद पूर्ण रूप से दो भागों में बंट गया, आलिंदीय भित्ति के द्वारा, इंटरऑरिकुलर सेप्टम के द्वारा, जिसे कहते हैं बाईं तरफ जो आलिंद है उसको कहते हैं बायां आलिंद या लेफ्ट ऑरिकल, और दाहिनी तरफ जो आलिंद है उसको हम लोग बोलते हैं दायां आलिंद या लेफ्ट या राइट ऑरिकल। और उसी तरह से निलय भी पूर्ण रूप से दो भाग में बंट गया, अंतर्निलयक भित्ति या इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा। जो बाईं तरफ निलय है उसे हम बायां निलय या बायां वेंट्रिकल कहते हैं। उसी तरह से दाईं तरफ जो निलय है उसे दायां निलय या राइट वेंट्रिकल कहते हैं। तो मनुष्य यानी मैमल्स या एप्स यानी नभचर वर्ग के प्राणी में हृदय में 4 प्रकोष्ठ, बायां आलिंद, दायां आलिंद, बायां निलय, दायां निलय, और हृदय में शुद्ध और अशुद्ध रक्त कहीं मिश्रित नहीं होता है। शुद्ध रक्त अलग परिपथ में प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त अलग परिपथ में प्रवाहित होता है। कैसे, वो भी देख ले। तो बाएं आलिंद में हमेशा शुद्ध रक्त आता है और बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त को लाती है पल्मोनरी सिरा। हम लोग जानते हैं सिरा में अशुद्ध रक्त या वेन में अशुद्ध रक्त बहता है, किंतु एक वेन या सिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, वो है पल्मोनरी सिरा और ये जुड़ी हुई है बाएं आलिंद से। पल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त को फेफड़े के पास से लाती है और उसे बाएं आलिंद या लेफ्ट ऑरिकल में भरती है। उसी समय दाहिने आलिंद या राइट ऑरिकल में अशुद्ध रक्त आता है। शरीर की सभी सिराएं अशुद्ध रक्त को ऊपर के 2 अग्र महाशिरा में और नीचे एक पश्च महाशिरा में डालती है। दोनों अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा प्रीकेबल पोस्ट केबल वेन दाहिने आलिंद या राइट ऑरिकल से जुड़ी हुई है, जो अशुद्ध रक्त को दाहिने आलिंद या राइट ऑरिकल में भर देती है। तो जिस समय बायां आलिंद शुद्ध रक्त से भरता है उसी समय दाहिने आलिंद में अशुद्ध रक्त आता है और दोनों आलिंद एक साथ संकुचित होते हैं। तो आलिंद और निलय के बीच में कपाट है। जैसे बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में जो कपाट है उसको हम लोग बोलते हैं द्विदलीय कपाट या बाइकस्पिड या मिट्रल कपाट। उसी तरह से दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में जो कपाट है त्रिदलीय या इसको ट्राइकस्पिड कपाट भी कहते हैं। तो दोनों आलिंद, बायां आलिंद और दायां आलिंद रक्त से भर जाने के बाद संकुचित होता है, तो आलिंद निलयक कपाट यानी बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच का कपाट बाइकस्पिड या मिट्रल कपाट खुल जाता है। उसी समय दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच का ट्राइकस्पिड कपाट भी खुल जाता है। तो बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त आ जाता है बाएं निलय में और उसके बाद बाइकस्पिड या मिट्रल कपाट बंद हो जाता है और दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त आ जाता है दाएं निलय या राइट वेंट्रिकल में और दोनों के बीच का कपाट ट्राइकस्पिड या त्रिदलीय कपाट बंद हो जाता है। और कपाट बंद होने का कारण क्या है, तो रक्त हमेशा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, उल्टी दिशा में प्रवाहित नहीं होगी। उल्टी दिशा में प्रवाह को रोकने के लिए निलय से रक्त वापस आलिंद में ना जा सके, इसलिए कपाट बंद हो जाता है। अब दाहिने निलय से अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है, तो दाहिने निलय से पल्मोनरी धमनी जुड़ी हुई है। हम जानते हैं सभी धमनी में शुद्ध रक्त या आर्टरी में शुद्ध रक्त बहता है, किंतु दाहिने निलय से जो धमनी निकलती है पल्मोनरी धमनी, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये अशुद्ध रक्त को फेफड़े के पास ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। फेफड़े के पास जा कर के वो रक्त अपना कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े में दे देता है और फेफड़े से लंग्स से ऑक्सीजन ले लेता है। रक्त शुद्ध हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फेफड़े से पल्मोनरी सिरा ले लेती है और उसे बाएं आलिंद या राइट ऑरिकल में भरती है। राइट ऑरिकल भर जाता है शुद्ध रक्त से। बायां आलिंद शुद्ध रक्त से भर जाता है लेफ्ट ऑरिकल, तो उसमें संकुचन होता है, जिससे बाएं आलिंद और बाएं निलय, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो बाइकस्पिड कपाट है वो खुल जाता है, द्विदलीय कपाट या मिट्रल कपाट, जिससे बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त बाएं निलय में आ जाता है और वो
बाइकास्पिड कपाट फिर बंद हो जाता है। अब बाएं नीले से शुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? तो बाएं नीले से महाधमनी निकलती है, जो बाएं नीले से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मछली के हृदय से, मत्स्य वर्ग के हृदय से मैमल्स यानी स्तनपायी और एप्स वर्ग का हृदय विकसित हुआ। मछली का हृदय की रचना सरल है और मैमल्स और एप्स के हृदय की रचना जटिल। हृदय जैसे जैसे जंतुओं का विकास हुआ, हृदय की रचना भी विकसित होती गई, हृदय की रचना जटिल होती गई और अंत में मैमल्स यानी स्तनपायी और एप्स के हृदय में हम लोग देखते हैं हृदय पूर्ण रूप से विकसित हो गया है। हृदय में 4 कक्ष हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, और बाएं आलिंद में शुद्ध रक्त आता है और बाएं आलिंद से शुद्ध रक्त बाएं निलय में, और बाएं निलय से महाधमनी शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजती है। दाएं आलिंद से अशुद्ध रक्त आता है दाएं निलय में, और दाएं निलय उस अशुद्ध रक्त को भेजती है पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़े में। और इस तरह से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त कहीं भी मिलते नहीं, अलग अलग प्रवाहित हो रहे हैं अलग अलग परिपथ में। तो मनुष्य या स्तनपायी का हृदय मछली के हृदय से काफ़ी विकसित, शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग प्रवाहित, कहीं भी शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिश्रित नहीं हो रहे हैं, 2 अलग अलग परिपथ में प्रवाहित हो रहे हैं। डबल सर्किट हार्ट हो गया, दोहरा रक्त का परिवहन हो रहा है 2 अलग अलग परिपथ में। तो मैमल्स का हृदय या एप्स का हृदय विकसित हृदय है, किंतु इसका विकास हुआ मछली के हृदय से, जिसमें उसकी रचना सरल थी, और जैसे जैसे प्राणी विकसित होते गए हृदय की रचना जटिल होती गई। तो हृदय की तुलनात्मक अध्ययन से हम कह सकते हैं कि मैमल्स या स्तनपायी या एप्स का हृदय या नवचर का हृदय बना है मछली के हृदय से और उनकी रचना जटिल हो गई। इसके बाद हम लोग उसके बाद हम लोग मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस देख ले रहे हैं प्लांट में। पौधे में भी शारीरिक तुलना के आधार पर प्रमाणित कर सकते हैं कि आज का जो द्विबीजपत्री या डाइकोटिलेडोनस पौधा है उसका विकास हुआ है थैलोफाइटा वर्ग के पौधा शैवाल से। कैसे? तो सब वर्ग के पौधे के हम लोग बाह्य आकार या शारीरिक रचना का तुलना करके बता सकते हैं। जैसे जैसे पौधे का विकास होता गया अंगों की रचना जटिल होती गई। तो हम लोग कह सकते हैं कि आज का जो द्विबीजपत्री पौधा है, जटिल पौधा, उसका विकास सरल या शैवाल या एल्गी जाति पौधे से हुआ। तो सबसे पहले जल में विकसित हुआ था थैलोफाइटा वर्ग का पौधा। थैलोफाइटा वर्ग का पौधा क्यों कहते हैं? क्योंकि उस पौधे की रचना थैलस जैसी है। उस पौधे में जड़, तना तथा पत्ती में हम अंतर नहीं कर सकते हैं। तो थैलोफाइटा वर्ग में 2 वर्ग का पौधा आया, एक था कवक या फंगस वर्ग का पौधा और दूसरा है एल्गी या शैवाल वर्ग का पौधा। तो पहले कवक वर्ग के पौधे को देख लें। तो कवक या फंगस पौधा में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता था। इसकी रचना थैलस के समान थी और क्लोरोफिल नहीं होने के कारण ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता था, ये अपना भोजन भी नहीं बना सकता था। तो भोजन कहाँ से प्राप्त करता था? मृत सड़े गले पदार्थों पर उगकर उसी से भोजन प्राप्त करता था। इसलिए फंगस को हम लोग मृतोपजीवी या सैप्रोफाइटिक पौधा भी कहते हैं। दूसरा थैलोफाइटा वर्ग का पौधा आया एल्गी या शैवाल। ये भी जल में पाए जाते थे। इसकी रचना थैलस के समान, जड़, तना तथा पत्ती में कोई अंतर नहीं, किंतु इस पौधे में क्लोरोफिल पाया जाने लगा, जिसके कारण वे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल को लेकर के प्रकाश संश्लेषण करने लगे, फोटोसिंथेसिस करने लगे, अपने भोजन को बनाने लगे और ये स्वपोषी पौधा या ऑटोट्रॉप बन गए, जो अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं करने लगा, जैसे क्लेमाइडोमोनास और वॉलवॉक्स। शैवाल वर्ग के पौधे से विकसित हुआ ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा। अब ये ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा जो है उभयचर वर्ग का पौधा है और धीरे धीरे पौधा जल से स्थल की तरफ आ रहा है। तो ब्रायोफाइटा को उभयचर वर्ग का पौधा कहते हैं क्योंकि ये स्थल पे उगता है, नम जगहों में, नम मिट्टी पर, किंतु इसे प्रजनन के लिए जल चाहिए। जैसे मॉस, रिक्सिया, मार्केंसिया इस वर्ग के पौधे का उदाहरण है। कुछ उच्च वर्ग के ब्रायोफाइटा में जड़, तना तथा पत्ती जैसी रचना विकसित होने लगी, किंतु उसको हम लोग सत्य जड़, सत्य तना या सत्य पत्ती नहीं कहते हैं। इसके जड़ को हम लोग राइजॉइड, तना को राइजोम कहते हैं।
अब ब्रायोफाइटा से विकसित हुआ टेरिडोफाइटा वर्ग का पौधा जैसे फर्न, ये पूर्ण रूप से स्थलीय पौधा हो गया, किंतु ये नम छायादार जगहों पर उगता था। इसमें जड़, तना तथा पत्ती जैसी रचना पूर्ण रूप से विकसित हो गई। इसमें संवहन ऊतक, जाइलम, फ्लोएम भी विकसित होने लगे, किंतु यह पौधा अपुष्पक था, इसमें फूल नहीं खिलता था, तो इसमें प्रजनन स्पोर के द्वारा होने लगा। टेरिडोफाइटा से विकसित हुआ जिम्नोस्पर्म या नग्नबीजी पौधा जैसे साइकस पाइनस, ये कोनिकल पेड़ होता है, अधिकतर पहाड़ी जगहों पर उगता है। इसमें जड़, तना तथा पत्ती पूर्ण रूप से विकसित हो गई। संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम भी पूर्ण रूप से विकसित हो गए और बीज का निर्माण होता था, किंतु फल नहीं होता था, तो बीज फल के अंदर नहीं रहता था, इसलिए इसे नग्नबीजी पौधा कहा गया। जिम्नोस्पर्म से विकसित हुआ आवृतबीजी या एंजियोस्पर्म वर्ग का पौधा जिसमें जड़, तना तथा पत्ती पूर्ण रूप से विकसित होने लगे। जाइलम और फ्लोएम संवहन ऊतक भी पूर्ण रूप से विकसित हो गए। ये पौधा सपुष्पक पौधा था, इसमें फूल खिलते थे और उस फूल में प्रजनन के बाद फूल से फल बनने लगे और फल के अंदर बीज बनने लगा, इसलिए इसे आवृतबीजी पौधा कहते हैं। और इस आवृतबीजी पौधा में भी सबसे पहले विकसित हुआ एक बीजपत्री या मोनोकोटिलीडन। एक बीजपत्री पौधा मतलब जिस पौधे के बीज में एक बीजपत्र पाया जाता है, जैसे धान, गेहूं, मक्का। और उस एक बीजपत्री पौधा से विकसित हुआ द्विबीजपत्री या डाइकोटिलीडनस पौधा, जिस पौधे के बीज में दो बीजपत्र पाए जाते हैं, जैसे चना और मटर। तो अभी का सबसे विकसित पौधा है द्विबीजपत्री या डाइकोटिलीडन। इसमें मूसला जड़ पाई जाती है, जड़ में जालिकावत शिराविन्यास, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है और बीज में दो बीजपत्र पाए जाते हैं। यह अभी का सबसे विकसित पौधा है और इसके अंगों में रचना में जटिलता आ गई और इसका विकास शैवाल से हुआ है। शैवाल या एल्गी सरल पौधा, धीरे धीरे शैवाल में विकास के क्रम में जटिलता आती गई अंगों में और आज के द्विबीजपत्री पौधे विकसित हुए। इस तरह से हम लोग शारीरिक तुलना के आधार पर जंतु में उदाहरण देख करके प्रमाणित किए, पौधे में भी उदाहरण दे करके प्रमाणित किए क्रम विकास को कि सरल जीव से ही जटिल जीव का निर्माण हुआ। अब हम लोग दूसरा एविडेंस क्रम विकास का प्रमाण के लिए देख रहे हैं होमोलोगस ऑर्गन या समजात अंग के द्वारा क्रम विकास का प्रमाण या एविडेंसेस फ्रॉम द होमोलोगस ऑर्गन। तो सबसे पहले समझते हैं होमोलोगस ऑर्गन या समजात अंग किसे कहते हैं। तो सजीव के वह अंग जिनकी उत्पत्ति और रचना एक समान होती है किंतु कार्य अलग अलग होते हैं, ऐसे अंगों को हम लोग बोलते हैं समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन। और समजात अंग कौन से क्रम विकास को प्रमाणित करता है? समजात अंग विभिन्नमुख क्रम विकास या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को प्रमाणित करता है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल चित्र के द्वारा समझाई। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, पहले हम अपना हाथ का पाम या हथेली देखते हैं, तो हथेली से 5 उंगली अलग अलग दिशा में जा रही है, तो पांचों उंगली में क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बता रहा है एग्जाम्पल। उसी तरह से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या विभिन्नमुख क्रम विकास क्या बता रहा है, अंगों की उत्पत्ति और रचना में समानता और कार्य अलग अलग। मतलब इस तरह के प्राणियों के पूर्वज एक थे, पहले एक ही वातावरण में रहते थे, बाद में वो अलग अलग वातावरण में रहने को अनुकूलित हुए। तो समजात अंग के द्वारा हमें विभिन्नमुख क्रम विकास का प्रमाण मिलता है, अर्थात प्राणियों के पूर्वज पहले वो एक ही वातावरण में रहते थे, बाद में अलग अलग वातावरण में रहने को अनुकूलित हुए। इसको हम लोग जंतुओं में कुछ उदाहरण देकर समझ सकते हैं। समजात अंग या होमोलोगस ऑर्गन के द्वारा क्रम विकास का प्रमाण जंतुओं में या एनिमल्स में। तो जंतुओं के कुछ अंग को हम लोग देख लें, इनकी उत्पत्ति और रचना में समानता दिखाई देगी, किंतु कार्य अलग अलग प्रमाणित करते हैं कि ये जंतु पहले एक ही वातावरण में रहते थे, अब वो अलग अलग वातावरण में रहने को अनुकूलित हो गए, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या विभिन्नमुख क्रम विकास कर लिए। जैसे पक्षी का डैना या विंग्स, घोड़ा का अगला पैर या फोरलिम्ब, व्हेल का फ्लिपर, मनुष्य का हाथ। इन जंतुओं के अंगों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि इन जंतुओं के अंगों की उत्पत्ति एक समान है। पक्षी का डैना या विंग्स 2 अग्रबाहु का रूपांतरण, घोड़ा का अगला पैर या फोरलिम्ब वो भी 2 अग्रबाहु का रूपांतरण, व्हेल का फ्लिपर भी 2 अग्रबाहु का रूपांतरण, मनुष्य का दोनों हाथ भी 2 अग्रबाहु का रूपांतरण।
तो इन प्राणियों के अंग जो लिखित अंग हैं, उन अंगों की सबकी उत्पत्ति एक समान अग्रभाव से बना और इनकी रचना भी एक समान है। इन अंगों की रचना पक्षी के डहने, घोड़ा का अगला पैर, बैल का प्लीपर, मनुष्य के हाथ, सबकी उत्पत्ति हुई है अग्रबाहु से। और मनुष्य के अग्रबाहु में जो अस्थि है, इन पक्षी के डहने में भी वही अस्थि, घोड़ा के अगले पैर या फोरलिम्ब में वही अस्थि हड्डियाँ, बैल के प्लीपर में भी वही हड्डियाँ पाई जाती है, मनुष्य के हाथ में भी वही हड्डी है। देख लेते हैं कौन कौन सी हड्डी, जैसे भुजा या बाजू की हड्डी, आर्म की हड्डी जिसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस। उसके बाद हाथ की हड्डी, 2 हड्डी एक साथ है, रेडियो अल्ना। कलाई की हड्डी कार्पल, हथेली की हड्डी मेटाकार्पल और हथेली से जुड़ी हुई उंगली की हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं फैलेंजेस। तो इन जंतुओं के अंग, पक्षी का डहना, घोड़ा का अगला पैर, बैल का प्लीपर, मनुष्य का हाथ, सबकी उत्पत्ति एक समान अग्रबाहु से और सबके अग्रबाहु में एक समान अस्थि, उत्पत्ति और रचना एक समान, किंतु अलग अलग कार्य को करते हैं। पक्षी अपने डहने से उड़ता है, घोड़ा अगले पैर से दौड़ता है, बैल अपने प्लीपर की सहायता से तैरता है, मनुष्य अपने हाथ से किसी भी सामान को पकड़ता है। इसका मतलब ये पक्षी जो हैं पहले एक ही वातावरण में रहते थे, अब वो अलग अलग वातावरण में रहने को अनुकूलित हो गए, अलग अलग कार्य को करने लगे, अर्थात समजात अंग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन यानी विभिन्न मुख क्रम विकास को प्रमाणित करता है। अब समजात अंग होमोलोगस ऑर्गन के द्वारा क्रम विकास का प्रमाण हम लोग पौधे या प्लांट्स में भी देख लें। तो पौधे में हम लोग देखते हैं मटर का प्रतान। प्रतान क्या है? टेंड्रिल। कमज़ोर तना वाला पौधे में पत्ती से या तना से सूते जैसी स्प्रिंग के समान रचना निकलती है जो कमज़ोर तने को किसी सहारे से लिपट करके ऊपर चढ़ने में, क्लाइंबिंग में यानी आरोहण में सहायता करती है, उसे प्रतान कहते हैं। तो मटर का प्रतान और कैक्टस का कांटा या स्पाइन दोनों की उत्पत्ति एक समान है। दोनों के अंग प्रतान और कांटा, मटर का प्रतान भी बना है पत्ती से और कैक्टस का कांटा भी बना है पत्ती से, दोनों की उत्पत्ति एक समान किंतु कार्य अलग अलग है। मटर के प्रतान से वो किसी सहारे से लिपटकर ऊपर की तरफ बढ़ता है यानी आरोहण में सहायता करता है, और कैक्टस का कांटा पत्ती से बना और ये कांटा, पत्ती जो कांटे में रूपांतरित हो गई, वो कैक्टस को मदद करती है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करने के लिए, जल के क्षय को कम करने के लिए और अपने आप को चरने वाले प्राणी से रक्षा करने के लिए। तो हम प्राणियों में और पौधे में समजात अंगों की तुलना के आधार पर प्रमाणित कर सकते हैं कि जीवों में या पौधे में समजात अंग के द्वारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या विभिन्न मुख क्रम विकास हुआ, उत्पत्ति और रचना एक समान अंगों की, कार्य अलग अलग। अब हम लोग तीसरा एविडेंस क्रम विकास का प्रमाण, समृद्धि अंग के द्वारा क्रम विकास का प्रमाण या एविडेंसेस फ्रॉम इवोल्यूशन, evidences of evolution from analogous organ। एनालॉगस ऑर्गन या समृद्धि अंग किसे कहते हैं? तो ये होमोलोगस या समजात अंग का विपरीत होता है। समृद्धि अंग या एनालॉगस ऑर्गन वह अंग है जिसकी उत्पत्ति और रचना अब अलग हो जाएगी और कार्य एक समान, उसे एनालॉगस ऑर्गन या समृद्धि अंग कहते हैं। और यह भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या केंद्राभिमुख क्रम विकास को प्रमाणित करता है। अंगों की उत्पत्ति और रचना अलग और कार्यों में समानता ये बताती है कि अलग अलग वातावरण के प्राणी अब क्या करने लगे, एक ही वातावरण में रहने लगे और एक ही कार्य को करने के लिए अनुकूलित हुए। जैसे तितली का विंग, बटरफ्लाई का विंग, बर्ड का विंग और बैट का विंग, ये अलग अलग वर्ग के प्राणी हैं किंतु अब एक ही कार्य को करने लगे, उड़ने लगे, यानी एक ही वातावरण में रहने को अनुकूलित हो रहे हैं, अर्थात इनमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या केंद्राभिमुख क्रम विकास हो रहा है। हम लोग समजात अंग एनालॉगस ऑर्गन के द्वारा क्रम विकास का प्रमाण जंतुओं में देख लें, किस तरह से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ क्रम विकास एनालॉगस ऑर्गन या समृद्धि अंग के द्वारा। यहाँ पर थोड़ा समृद्धि अंग लिखना चाहिए था, गलती से समजात अंग लिखा गया है, इसको आप लोग थोड़ा अवॉइड करेंगे। हम बोल दे रहे हैं सही से, एनालॉगस ऑर्गन यानी समृद्धि अंग के द्वारा क्रम विकास का प्रमाण जंतुओं में,
तो हम लोग कुछ कुछ जंतु के अंग की तुलना कर रहे हैं, जैसे पक्षी का पंख या बर्ड्स विंग्स, तितली का पंख या बटरफ्लाई विंग्स और बैट विंग, चमगादड़ का पंख। समृद्धि अंग में हम लोग एनालॉगस ऑर्गन में क्या देखे थे, अंगों की उत्पत्ति और रचना अलग। तो पक्षी का जो डैना है उत्पत्ति अलग है, मतलब वो कहाँ से बनी है, दो अग्रबाहु से। दो अग्रबाहु दो डैने में ये विंग्स में बदल गई। तितली का पंख किससे बना है, विंग्स किससे बना है, तो तितली का पंख जो है वो थोरैक्स या वक्ष से बना है। वक्ष के 3 भाग होते हैं, तो मध्य वक्ष, पश्च वक्ष से एक एक जोड़ा पंख निकलता है तितली का पंख। और चमगादड़ या बैट का विंग, बैट का विंग जो है उसकी त्वचा का फैलाव है शरीर से पैरों तक, और बैट के विंग को हम लोग पेटाजियम भी बोलते हैं। तो इन तीनों प्राणियों के डैने पंख, तीनों प्राणियों का डैना जो है एक समान है, किंतु उत्पत्ति और रचना अलग अलग, किंतु कार्य भी एक समान। पक्षी अपने डैने की सहायता से उड़ता है, तितली अपने पंख की सहायता से उड़ता है, चमगादड़ भी अपने पंख या डैने की सहायता से उड़ता है। तो तीनों प्राणियों के अंगों की उत्पत्ति और रचना अलग है, किंतु कार्य एक समान। ये दर्शाती है कि अब ये तीनों प्राणी पहले अलग अलग वातावरण में रहते थे, अब एक ही वातावरण में रहने को अनुकूलित, एक ही कार्य को करने के लिए अनुकूलित उड़ना, अर्थात ये एनालॉगस ऑर्गन या समृद्धि अंग के द्वारा हम लोग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या केंद्राभिमुख क्रम विकास को प्रमाणित कर सकते हैं। समृद्धि अंग, यहाँ भी गलत लिख दी। समृद्धि अंग या एनालॉगस ऑर्गन के द्वारा क्रम विकास का प्रमाण पौधे में या प्लांट में हम लोग देख लेते हैं, जैसे मटर का प्रतान या टेंड्रिल, लौकी का प्रतान या टेंड्रिल। मटर का प्रतान या टेंड्रिल क्या है, तो कमजोर पौधे में पतले सूते के समान या स्प्रिंग के समान रचना पाई जाती है, जो तना या पत्ती से निकलती है, जो पौधे को क्लाइंबिंग में या किसी सहारे से लिपटकर आरोहण करने में सहायता करती है। तो हम लोग एनालॉगस ऑर्गन या समृद्धि अंग में क्या देखे थे, अंगों की उत्पत्ति और रचना अलग होती है, कार्य एक समान। तो मटर में जो टेंड्रिल बना है वो पत्ती से बना है, किंतु लौकी का जो टेंड्रिल है प्रतान है, यहाँ तना होगा, लौकी का प्रतान तना से बनता है। तो दोनों का प्रतान की उत्पत्ति अलग, मटर में पत्ती से, लौकी में तना से, किंतु दोनों का कार्य एक समान है, आरोहण यानी क्लाइंबिंग, ये किसी सहारे से लिपटकर आगे बढ़ना। ये भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन यानी केंद्राभिमुख क्रम विकास को प्रमाणित करता है। चौथा प्रमाण क्रम विकास का, अवशेषी अंगों के द्वारा क्रम विकास का प्रमाण या एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन। तो सबसे पहले समझ लें वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग किसे कहते हैं। तो वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंग वह अंग है जो हमारे शरीर में अभी भी उपस्थित है, कार्यहीन और निष्क्रिय अवस्था में। ऐसे अंगों को हम लोग बोलते हैं अवशेषी और वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन या अवशेषी अंगों का हमारे शरीर में कार्यहीन और निष्क्रिय अवस्था में होना प्रमाणित करता है कि ये अंग हमारे पूर्वजों में विकसित और कार्यशील थे, किंतु जैसे जैसे जीवों का विकास होता गया, धीरे धीरे जीव उस अंग का उपयोग कम करने लगे और उस जीव में वो अंग अभी भी कार्यहीन और निष्क्रिय अवस्था में है, और प्रमाणित करता है कार्यहीन अवस्था या निष्क्रिय अवस्था में इस अवशेषी अंग का हमारे शरीर में होना कि हमारा विकास अपने पूर्वजों से हुआ है और क्रम विकास को प्रमाणित करते हैं। तो कुछ अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल देख लें हम लोग मैन में। जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहाँ पाया जाता है, तो जहाँ पर छोटी आंत खत्म होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत शुरू होती है, दोनों के बीच में एक उंगली के उभार के जैसी रचना होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये पाचन में भाग नहीं लेता, ये हमारे शरीर में निष्क्रिय और कार्यहीन अंग है, इसलिए इसे अवशेषी अंग कहा जाता है। दूसरा अवशेषी अंग है कॉक्सिक। स्पाइनल कॉर्ड के अंत में पूंछ के जैसी रचना, हमारे शरीर में यह पूंछ का निर्माण नहीं करती, बंदरों में पूंछ बनता था, और ये कॉक्सिक हमारे शरीर में अभी भी कार्यहीन और निष्क्रिय अवस्था में अवशेषी अंग के रूप में पड़ा हुआ है। तीसरा अवशेषी अंग मनुष्य का कर्णपल्लव या पिन्ना,
कर्णपल्लव का कार्य है ध्वनि को ग्रहण करना। हम लोग कर्णपल्लव के बिना भी ध्वनि का ग्रहण कर सकते हैं, किंतु हाथी में कर्णपल्लव या पिन्ना विकसित होता है, वो कर्णपल्लव और पिन्ना को ध्वनि की दिशा में मोड़ता है, वहाँ से आवाज़ को ग्रहण करता है, और इसलिए हम लोग का कर्णपल्लव या पिन्ना निष्क्रिय कार्यहीन अवस्था में अवशेषीय अंग। निमेषक झिल्ली आँख में पाई जाती है। निकटेटिंग मेम्ब्रेन, ये भी अवशेषीय अंग। पुरुष की स्तन ग्रंथियां या मेमोरी ग्लैंड भी अवशेषीय अंग। और ये बुद्धि का दांत, थर्ड मोलर टीथ, 20 से 21 साल की उम्र में निकलता है। ये भोजन को चबाने का काम नहीं करता, निष्क्रिय और कार्यहीन अंग, इसलिए थर्ड मोलर दांत या बुद्धि के दांत को हम लोग अवशेषीय अंग कहते हैं। उसी तरह से शुतुरमुर्ग या कीवी का विंग्स, इसका उपयोग वो नहीं करता, कार्यहीन अवस्था निष्क्रिय अवस्था में है शुतुरमुर्ग में या ऑस्ट्रिच में या कीवी में, तो ये इसका अवशेषीय अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन। पौधे के कुछ अवशेषीय अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय भी पढ़े थे। एम्ब्रायोसेक में चालाजा एंड की तरफ 3 एंटीपोडल कोशिका होती है, हैप्लॉइड या एक गुणित। ये कहीं भी प्रजनन में भाग नहीं लेती, ये पौधे का अवशेषीय अंग। दूसरा, एम्ब्रायोसेक में माइक्रोपाइल एंड की तरफ 3 कोशिका थी, एक एग और 2 साइनर्जीड। एक तो प्रजनन में भाग लेता है, साइनर्जीड पे प्रजनन में भाग नहीं लेती पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये साइनर्जीड पे पौधे का अवशेषीय अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन। इसके अलावा आम का स्टेराइल स्टेमन या प्रजनन विहीन पुंकेसर, शतमूली का निष्क्रिय पिस्टिल या स्टेराइल पिस्टिल भी पौधे के अवशेषीय अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन का उदाहरण है। इसके बाद हम लोग 5वां एविडेंस क्रम विकास का देख लें। क्रम विकास का प्रमाण, विलुप्त कड़ी या मिसिंग लिंक के द्वारा क्रम विकास का प्रमाण या एविडेंसेस फ्रॉम द मिसिंग लिंक। मिसिंग लिंक क्या है, तो पहले लिंक, कनेक्टिंग लिंक क्या है वो समझ लेते हैं। कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक भी एक तरह का कनेक्टिंग लिंक है। ऐसे प्राणी हैं जिसमें 2 वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं, तो कनेक्टिंग लिंक ही मिसिंग लिंक है। लेकिन अभी तक कुछ कड़ी नहीं मिल पाई है 2 वर्गों को जोड़ने वाली, इसलिए इसे मिसिंग लिंक या विलुप्त कड़ी कहते हैं। अगर ये कड़ी मिल जाती है तो प्रमाणित हो जाएगा कि पिछले वर्ग से के जीव से ही नए वर्ग के जीवों की उत्पत्ति हुई। ऐसे एक मिसिंग लिंक या विलुप्त कड़ी का उदाहरण है आर्कियोप्टेरिक्स। ये मिसिंग लिंक है। आर्कियोप्टेरिक्स में 2 वर्गों के लक्षण पाए जाते हैं, सरीसृप का भी और नवचर वर्ग का भी। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स में क्या लक्षण है इसमें इसके जबड़ों में दांत पाई जाती है, लंबी पूंछ होती है और इसका अग्रपाद में या फोर लिम्ब में नेल्स या नख पाए जाते हैं। और नवचर या एव्स के समान ये वार्म ब्लडेड या गर्म रक्त वाले होते हैं और इसमें विंग्स पाया जाता है, प्रेजेंस ऑफ विंग्स, डैना की उपस्थिति होती है, इसके कारण ये उड़ सकते हैं। तो आर्कियोप्टेरिक्स मिसिंग लिंक का उदाहरण है। इसमें 2 वर्गों के लक्षण सरीसृप और नवचर वर्ग के, और ये प्रमाणित करता है कि सरीसृप से नवचर वर्ग की उत्पत्ति हुई। इस तरह से बहुत सारे मिसिंग लिंक अभी मिले नहीं हैं, मिल जाने से प्रमाणित हो जाएगा कि पिछले वर्ग से ही नए वर्ग की उत्पत्ति हुई। तो ये भी एक तरह से क्रम विकास को प्रमाणित करते हैं। इसके बाद छठा प्रमाण है एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। योजक कड़ी या इंटरमीडिएट लिंक, या इसको हम लोग कनेक्टिंग लिंक भी बोलते हैं, इसके द्वारा क्रम विकास का प्रमाण। तो कनेक्टिंग लिंक क्या है, योजक कड़ी किसे कहते हैं, तो कुछ प्राणी हैं जिसमें 2 वर्गों के प्राणी के लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे प्राणी को हम लोग योजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक या इंटरमीडिएट लिंक कहते हैं। इस प्राणी में 2 वर्गों का लक्षण होना प्रमाणित करता है कि पिछले वर्ग के प्राणी से ही अगले वर्ग के प्राणी की उत्पत्ति हुई। तो हम लोग कुछ कनेक्टिंग लिंक का उदाहरण पहले भी डिस्कस किए थे जब हम लोग फ्लो चार्ट पढ़े थे प्लांट का इवोल्यूशन का, एनिमल का इवोल्यूशन का। तो यहाँ पर योजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक जंतुओं में देख लें, एनिमल्स में हम लोग बोलते हैं एनिलिडा से आर्थ्रोपोडा वर्ग की उत्पत्ति हुई। तो उसके बीच की जो योजक कड़ी या कनेक्टिंग लिंक मिला टेरिडोपोडस एनिमल, इसको योजक कड़ी कहते हैं टेरिडोपोडस को, क्योंकि इसमें एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा दोनों वर्ग के लक्षण
पाए जाते हैं। ये प्रमाणित करता है कि एनेलिडा से ही ऑर्थोपोडा वर्ग की उत्पत्ति हुई। दूसरा एग्जाम्पल, हम लोग जब कह रहे हैं नवचर वर्ग से स्तनपायी वर्ग की उत्पत्ति हुई, तो नवचर और स्तनपायी वर्ग के बीच की भी एक योजक कड़ी मिली, प्लेटिपस। और ये योजक कड़ी के साथ साथ लिविंग फॉसिल भी है, आज भी एक या दो की संख्या में पाया जाता है। प्लेटिपस को योजक कड़ी क्यों कहते हैं? तो प्लेटिपस में भी दो वर्ग का लक्षण है। नवचर वर्ग के लक्षण, ये नवचर वर्ग के समान उड़ सकता है, और स्तनपायी वर्ग का लक्षण है, ये बच्चों को जन्म देती है, बच्चों को दूध पिलाती है, और इसका शरीर बालों से ढका रहता है। तीसरा एग्जाम्पल, कनेक्टिंग लिंक का एनिमल्स में कहते हैं मत्स्य वर्ग से उभयचर वर्ग की उत्पत्ति हुई। इसके बीच की योजक कड़ी लंग फिश, इसमें मत्स्य और उभयचर वर्ग दोनों के लक्षण है, तो प्रमाणित करता है मत्स्य से उभयचर वर्ग की उत्पत्ति हुई। उसी तरह से कनेक्टिंग लिंक या इंटरमीडिएट लिंक पौधे में देख लें, ब्रायोफाइटा से बोलते हैं टेरिडोफाइटा वर्ग की उत्पत्ति हुई। इसके बीच में जो योजक कड़ी मिली राइनिया, राइनिया को योजक कड़ी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा दोनों वर्ग के लक्षण पाए जाते हैं, और साथ में राइनिया को हम लोग फॉसिल या जीवाश्म भी कहते हैं। उसी तरह से जब हम कहते हैं टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म या नग्नबीजी पौधा बना, तो उसके बीच का भी कनेक्टिंग लिंक मिला साइथियम, ये फर्न का पेड़ है, और साइथियम में टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म दोनों वर्ग के लक्षण पाए जाते हैं। यह भी प्रमाणित करता है टेरिडोफाइटा से जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति हुई। जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म या आवृतबीजी बना, इसके बीच की योजक कड़ी नीटम, नीटम में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए नीटम योजक कड़ी भी है। और नीटम को लिविंग फॉसिल या जीवित जीवाश्म भी कहते हैं, क्योंकि आज भी वो एक या दो की संख्या में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट एविडेंस इवोल्यूशन का, जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल के द्वारा क्रम विकास का प्रमाण। तो जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं? तो कुछ प्राणी या पौधे आज से लाखों वर्ष पहले भी थे और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से बचते हुए आज भी एक या दो की संख्या में पाए जाते हैं। ऐसे प्राणी या पौधे को हम लोग जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल कहते हैं। कुछ उदाहरण हम लोग देख लें जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल का एनिमल में। जंतु के जीवित जीवाश्म का उदाहरण लिमुलस, स्पेनोडोन, प्लेटिपस, पेरिपेटस। उसी तरह से पौधे में भी लिविंग फॉसिल या जीवित जीवाश्म का उदाहरण नीटम, साइथियम, जिसको हम लोग ट्री फर्न भी बोलते हैं। इसके अलावा गिंगो बाइलोबा, ये नग्नबीजी पौधा है। इक्विजिटम फर्न का पौधा है। ये सब लिविंग फॉसिल या जीवित जीवाश्म का उदाहरण है। आठवां एविडेंसेस फॉसिल्स के द्वारा या जीवाश्म के द्वारा क्रम विकास का प्रमाण। जीवाश्म क्या है? जीवों का अवशेष या चिन्ह जो चट्टानों पर अंकित हो गया, उसे हम लोग जीवाश्म या फॉसिल कहते हैं, और ये क्रम विकास का सबसे स्पष्ट प्रमाण देता है। जीवाश्म कैसे बनता है? जीवाश्म बनने की क्रिया को कहते हैं पेट्रिफिकेशन, और पेट्रिफिकेशन या जीवाश्म बनने की क्रिया कौन से चट्टान में होती है? सेडिमेंट्री रॉक या परतदार चट्टान में। और सबसे स्पष्ट जीवाश्म मिला घोड़े का, जो घोड़े के क्रम विकास को प्रमाणित करता है। और जीवाश्म किससे बनता है? तो सजीवों के शरीर का जो कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो वातावरण में जीवाणुओं के द्वारा, अपघटक के द्वारा नष्ट हो जाता है, और जो कड़ा पदार्थ है इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे हड्डी, दांत, उसके अवशेष चिन्ह जो चट्टानों पर अंकित हो जाते हैं, उसी को जीवाश्म कहते हैं। और ये सबसे स्पष्ट प्रमाण है क्रम विकास का, और ये घोड़े में क्रम विकास को सबसे स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है। हम लोग घोड़े का एक एक फॉसिल मिला जो घोड़े के विकास को प्रमाणित करता है। तो इवोल्यूशन इन हॉर्स, घोड़े में क्रम विकास कैसे हुआ? तो सबसे प्राचीन घोड़ा इओहिपस, उससे विकसित हुआ मीजोहिपस या ओलिगोहिपस, उससे विकसित हुआ मेरिचिपस, उससे विकसित हुआ प्लियोहिपस, और अभी का जो आधुनिक घोड़ा प्लियोहिपस से विकसित हुआ उसका नाम है इक्वस। तो इओहिपस से, प्राचीन घोड़ा से आधुनिक घोड़े का क्रम विकास का जानकारी हमें फॉसिल्स के द्वारा क्रम रूप से मिलता है, और ये सबसे स्पष्ट प्रमाण है क्रम विकास का घोड़े के जीवाश्म के द्वारा। तो इसको एक बार देख लेते हैं, घोड़े का कैसे क्रम विकास हुआ, कौन से काल में हुआ, कौन से अंगों का विकास हुआ। तो सबसे पहले जो घोड़ा बना था इओहिपस, ये सबसे प्राचीन घोड़ा है। ये विकसित हुआ था इयोसीन काल में। इस घोड़े का आकार था लोमड़ी के जैसा। इसकी ऊंचाई थी सिर्फ 30 सेंटीमीटर यानी 11 इंच, और इसके अगले टांग में अगले दोनों पैर में 4-4 उंगली थी, और पिछले पैर में 5-5 उंगलियां थी।
उसके बाद जो घोड़ा का जीवाश्म में मिला मीजोहिप्पस, या इसको हम लोग ओलिगोहिप्पस भी बोलते हैं क्योंकि ओलिगोसिन काल में विकसित हुआ था। इसका आकार भेड़ जैसा था, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, थोड़ा आकार बढ़ने लगा यानी 24 इंच, और अब प्रत्येक पैर में उंगली की संख्या घटने लग रही है। पहले अगले पैर में 4-4 उंगलियां, पिछले पैर में 5-5 उंगली, अब प्रत्येक पैर में, चारों पैर में 3-3 उंगली रह गई और बीच वाली उंगली उसमें से विकसित होने लगी। मीजोहिप्पस से विकसित हुआ मेरिचिप्पस, ये कौन से काल में विकसित हुआ? मियोसिन काल में। और इस घोड़े का आकार कैसा था? टट्टू के जैसा, छोटा घोड़ा का बच्चा। इसकी ऊंचाई 1 मीटर या 40 इंच, और प्रत्येक पैर में 3 उंगलियां थी। अब उस तीनों उंगली में से बीच वाली उंगली विकसित होने लगी और वो खुर का निर्माण करने लगी। उससे विकसित हुआ प्लियोहिप्पस घोड़ा, जो प्लियोसिन काल में आया। इस घोड़े का आकार टट्टू से बड़ा है और इसकी ऊंचाई 50 इंच या 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। इस घोड़े में मोलर दांत भी पूर्ण रूप से विकसित हो गए और बीच वाली जो उंगली थी, तीनों उंगली में से, वो खुर में विकसित हो गई और शेष 2 उंगली अविकसित रह गई, वो धीरे धीरे त्वचा से ढकने लगी। और प्लियोहिप्पस से विकसित हुआ आधुनिक घोड़ा इक्वस। अभी आधुनिक काल में यही घोड़ा पाया जाता है। इस घोड़े की ऊंचाई 1 मीटर 60 सेंटीमीटर या 60 इंच। इस घोड़े में एक ही उंगली मजबूत खुर में विकसित हो गई, शेष दोनों किनारे की उंगली समाप्त हो गई और इस घोड़े की टांगे पूर्ण रूप से विकसित और दौड़ने के लिए उपयुक्त। लास्ट एविडेंस इवोल्यूशन का कंपैरेटिव एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस या तुलनात्मक भ्रूणीय प्रमाण। अगर हम लोग मेरुदंडी वर्ग में विभिन्न वर्ग के प्राणी, मत्स्य का, सरीसृप का, उभयचर का, नवचर का, स्तनपायी वर्ग के प्राणी का भ्रूण के विकास का तुलनात्मक अध्ययन करें तो आरंभ में सभी वर्ग के प्राणी के भ्रूण एक ही समान दिखते हैं। मत्स्य का भी, उभयचर का भी, स्तनपायी, नवचर, मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, नवचर वर्ग और स्तनपायी वर्ग, सभी वर्ग के प्राणी का भ्रूण एक समान। सभी के भ्रूण में गिल स्लिट्स या गिल छिद्र पाए जाते हैं और एक पूंछ के जैसी रचना। तो आरंभ में सभी के भ्रूण एक समान और सभी के भ्रूण में हृदय में 2 कक्ष या 2 चैम्बर पाए जाते हैं। किंतु जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, भ्रूण अपने विकास के क्रम में अपने पूर्वजों के इतिहास को दोहराते हैं। ऑन्टोजेनी रिपीट्स इट्स फाइलोजेनी, और इस सिद्धांत को हेकेल ने दिया था। मछली का भ्रूण मछली में विकसित होता है, मेढक का भ्रूण मेढक में, सरीसृप वर्ग का भ्रूण सरीसृप में, नवचर वर्ग का भ्रूण नवचर में और मनुष्य का भ्रूण मनुष्य में विकसित होता है। तो इस तरह से जब हम भ्रूण की तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो आरंभ में सभी भ्रूण की रचना एक समान और विकास जब होता है तो भ्रूण अपने पूर्वजों के विकास के इतिहास को दोहराता है। और इस तरह से क्रम विकास का सारे प्रमाण को आज डिस्कस की, सुनने के बाद समझ में आ जाएगा। थैंक यू।